वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स टीचर की, जितने भी एग्जाम होंगे उससे जो कॉमर्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की परेशानी हो कॉमर्स संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो अध्ययन हम लोग करेंगे वो है कॉमर्स टीचर्स एग्जाम के बारे में। जो एमसीक्यू लेवल का आपका एग्जाम रहेगा उसी को हम लोग कवर करेंगे। डिटेल अध्ययन के लिए आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जो है एमसीक्यू की क्लास करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू। अब हम लोग एमसीक्यू की क्लास यूट्यूब पे कर रहे हैं। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट जल्दी जल्दी करेंगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आपकी डिमांड रहा तो डिटेल क्लास का अध्ययन भी हम यूट्यूब पे स्टार्ट कर देंगे। अभी तो हम लोग एप्लीकेशन पे ही क्लास को अध्ययन कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपका डिमांड रहेगा तो हम इसे कंटिन्यू करके यूट्यूब पे भी फ्री में क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पहले पूछ लेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन है नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रबंध के कार्य, ऑप्शन बी है प्रबंध का उद्देश्य और ऑप्शन सी है प्रबंध के परिणाम और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण क्या है। प्रबंध का कार्य है कि प्रबंध का उद्देश्य है या प्रबंध का परिणाम है। और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है ये सभी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय क्या है? ये प्रबंध का कार्य है। क्या है? प्रबंध का कार्य है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध का कार्य है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय क्या है? ये प्रबंध का कार्य है। डिटेल में आप नोट करना चाहेंगे? नोट करेंगे। प्रबंध के प्रमुख कार्य। प्रबंध के प्रमुख कार्य, प्रबंध के जो कार्य हैं वो दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले देख लेंगे कि जो प्रबंध का जो कार्य है, प्रबंध का कार्य को दो भाग में बांटा गया है, में बांटा गया है। एक है प्रमुख कार्य और सेकंड है आपका सहायक कार्य। सहायक कार्य, ये दो भाग में आपको प्रबंध के जो कार्य है, मैनेजमेंट के जो वर्क है उसे दो भाग में बांटा गया है। एक है प्रमुख कार्य और दूसरा है सहायक कार्य। तो प्रमुख कार्य अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रमुख कार्य को देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कार्य है। सीरियल वाइज भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले होगा नियोजन यानी योजना बनाना यानी प्लानिंग इंग्लिश में कहेंगे। सेकंड कार्य यानी ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड आपका है नियुक्तियां, स्टाफिंग। और फोर है निर्देशन, डायरेक्शन। और ऑप्शन सॉरी कार्य पांचवा जो है वह समन्वय कोऑर्डिनेशन है। और 6 नंबर का जो प्रबंध का कार्य है वह है नियंत्रण, कंट्रोल। और ऑप्शन सॉरी 7 नंबर का जो प्रमुख कार्य है वो उत्प्रेरण यानी मोटिवेशन। ये सीरियल नंबर से भी याद रखेंगे आपको। बे भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्या है? नियोजन। उसके बाद यानी नियोजन करना, प्लानिंग। एक प्लान बना, उसके बाद प्लान बनने के बाद क्या करेंगे? जैसे ये हम लोगों ने प्लान बनाया कि प्लांट उत्पादन करना। अब उत्पादन करना क्या करना पड़ेगा? एक संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। जब संगठन को निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे? नियुक्तियां करेंगे। तो ये तीन आप सीरियल बेस से याद कर सकते हैं। पहला क्या होगा? नियोजन होगा यानी प्लानिंग करना पड़ता है प्रबंध कार्य के लिए। सेकंड जिसका प्रमुख कार्य है वो संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। और थर्ड नंबर का नियुक्ति। जब नियुक्ति हो जाएगी यानी भर्ती हम लोग ले लेंगे
स्टाफ के तो उसे क्या करेंगे, निर्देश देंगे, डायरेक्शन देंगे कि इस तरह से कार्य करना। अब कार्य करना है तो इस कार्य को समन्वय के रूप में भी एकत्रित, समन्वय करना है यानी निर्देशन करना। जैसे मान लीजिए कि ये सिक्स स्टाफ ने आपने क्या क्या है, नियुक्ति की है। अब इन नियुक्ति में इन्हें हमने डायरेक्शन तो दे दिया है कि क्या प्लांट को उत्पादन करना था, ये हम लोग का प्लानिंग था कि प्लांट को उत्पादन करना था। तो इस क्या था, प्लांट को उत्पादन करना था, तो हम लोगों ने इन्हें दे दिया। अब निर्देशन दे दिए तो सारे जो जो नियुक्ति हुए हैं स्टाफ हैं उन्हें क्या है, एक समन्वय कोऑर्डिनेशन बैठाना है। क्या है, कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी एक और काम करें, ना कि एक स्टाफ आपके श्यामलाल है जो इधर जा रहा है, एक प्यारे लाल हैं वो उधर जा रहे हैं, तो दोनों के बीच जो स्टाफ है इसके बीच क्या करना होगा, समन्वय बैठाना होता है। इसके बाद समन्वय बैठ जाएगा यानी नियंत्रण हम लोग करेंगे यानी कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद उत्प्रेरण मानी मोटिवेशन करेंगे यानी कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से ये कंडक्ट कर पाएंगे। तो प्रमुख कार्य आपको याद हो गया। सबसे पहले क्या करना, प्लान बनाना यानी नियोजन। सेकंड बार नियोजन करेंगे यानी प्लान बनाएंगे तो एक संगठन को हम लोग को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा यानी ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। सेकंड नंबर का कार्य हो गया। थर्ड नंबर का जब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बना लिए हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नियुक्ति देनी पड़ेगी। उसके बाद नियुक्ति के बाद उसे हम लोग डायरेक्शन देंगे, फिर समन्वय करेंगे, नियंत्रण करेंगे और उत्प्रेरण करेंगे। ऊपर से अब चार भी याद हो गया है तो बहुत है। चार तो आसानी से याद है। सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के बाद हम लोग के पास एक संगठन, जैसे आप अभी हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, एंटरप्रेन्योर करेंगे तो सबसे पहले तो एक प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने के बाद इसे हम लोग एक संगठन देंगे। संगठन बनाएंगे तो इसमें क्या है, नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति करने के बाद उसे हम लोग निर्देशन करेंगे। निर्देशन के बाद क्या करेंगे, उसके निर्देशन समन्वय कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे, फिर कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम लोग मोटिवेशनल का काम करेंगे। तो चलिए प्रमुख कार्य देख लिए और सहायक कार्य हम लोग देखेंगे। सहायक कार्य के जो प्रमुख सहायक कार्य जो है उसमें जो बांटा गया है वो नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। संप्रेषण, संप्रे फर्स्ट सहायक कार्य है, ध्यान दीजिएगा ये आपके सहायक कार्य हैं। सेकंड आपको है निर्णय लेना, निर्णय लेना। थर्ड चार फोर्थ हैं कि प्रतिनिधित्व, क्या है, प्रतिनिधित्व करना, लीडरशिप, निधित्व अदत्ता और वार लिखेंगे प्रतिनिधित्व। यहाँ तक हो गया। सहायक कार्य को देख लिया, प्रमुख कार्य को तो मेनली आपको याद रखना है प्रमुख कार्य को, लेकिन हम लोग चीजों को कवर करेंगे तो दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे कि संप्रेषण, निर्णय और नवाचार प्रतिनिधि जो है क्या है, एक आपका ये सहायक कार्य के रूप में, प्रबंध का ये सहायक कार्य है। चलिए आगे चलेंगे, ज्यादा हम आपका एक क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि क्षेत्रीय समूह में लोग और भौतिक संसाधनों को समूहीकृत करके श्रम का विभाजन इसे इससे संबंधित होता है। आपको बताना है कि क्षेत्रीय जो समूह में जो लोग होते हैं और भौतिक संसाधनों को समूहीकृत करके श्रम का विभाजन करते हैं उसे क्या कहते हैं। एक है विशिष्टीकरण, बी है आपका समन्वय, सी है आपका मंडलीकरण और ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्य निर्धारण। चलिए अब जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्षेत्रीय समूह में लोगों और भौतिक जो संसाधन होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक समूह में करके उसे जो श्रम का विभाजन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं, मंडलीकरण कहते हैं। मंडलीकरण में हम लोग ध्यान दीजिएगा कि मंडलीकरण में क्षेत्रीय समूह के लोगों को भौतिक संसाधनों को एक समूह बना के उसे श्रम का विभाजन करते हैं। जैसे कोई भी संसाधन या लोग है इसे एक समूह बनाते हैं और इसके बीच जो श्रम है उसका विभाजन कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मंडलीकरण कहा जाता है। तो मंडलीकरण किसे कहते हैं, जो समूहीकृत समूह जो है उसका श्रम का विभाजन करना क्या है, मंडलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। हेनली फ्योर द्वारा दिए गए प्रबंध
आपको बताना है कि हेनली जो फ्यूल हैं उनके द्वारा परवान के सिद्धांत कितने दिए गए। ऑप्शन 12, ऑप्शन बी दिया 14, ऑप्शन सी दिया है 16 और ऑप्शन डी दिया है 20। तो आपको बताना है कि परवान के सिद्धांत की संख्या कितने हैं हेनली फ्योर के अनुसार। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। आसान क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में ये इन सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा ये 14 इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। जो हेनली फ्योर का प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं। अब 14 सिद्धांत लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो क्लास में आप डिटेल अध्ययन कर चुके हैं। हेनरी फ्योर द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। हेनली फ्योर के द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए हैं? 14। हेनली फ्योर के द्वारा 14 सिद्धांत दिए गए। हेनरी फ्योर के बारे में हम लोग कुछ जान लेंगे। हेनली फ्योर के प्रबंध का क्या जनक माना जाता है? जनक माना जाता है प्रबंध का, प्रबंध का जनक माना जाता है हेनली फ्योर का। इनका वो आप लिखना चाहेंगे तो 1841 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो जन्म ध्यान दीजिएगा 1841, क्या है 1841 में इनका जन्म हुआ था। 29 जुलाई 1841 में इनका जन्म हुआ था और नवंबर 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक पुस्तक लिखी थी, उसी में इन्होंने क्या किया था? प्रबंधन के 14 सिद्धांत को दिया था। जनरल एंड, लिख लीजिएगा बुक का नाम, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मैन। इनका बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये बुक इन्होंने लिखा था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन्होंने अपनी बुक में 14 प्रबंध के सिद्धांत को लिखे थे। आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। प्रबंध के 14 सिद्धांत कौन कौन से है ये आप नोट कर लेंगे। प्रबंध के 14 सिद्धांत, हेनली फ्योल ने 14 सिद्धांत को सूचीबद्ध किया था। पहला, कार्य विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड आपका है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, यानी जो प्रबंध के सिद्धांत है उसमें कार्य का विभाजन करना है, अधिकार भी देना है, साथ में उत्तरदायित्व भी देना है। थर्ड नंबर आपको है अनुशासन एंड आदेशात्मक, यूनिटी ऑफ कमांड। फोर्थ नंबर का आपका है नंबर का है व्यक्ति हितों का समन्वय, कर्मचारियों का प्रतिफल, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था, समता और नेक्स्ट आपको है कर्मचारियों का कार्यकाल में स्थिरता, पहल क्षमता एवं सहयोग की भावना। ये 14 सिद्धांत इन्होंने दिया था। अनुशासन और ये आपका आदेश की एकता। तो नोट कर लेंगे तो आप लोग बताएंगे कि हेनरी फ्योर के 14 सिद्धांत है। ऐसे इसमें से पूछे नहीं जाएंगे 14 सिद्धांत कौन कौन है, लेकिन कुछ चीजें को नोट करके रखने से आपको क्या होगा, जब रिवीजन करेंगे तो एक नजर से देख के चले जाएंगे, क्या पता एग्जामिनर आपके सामने क्या क्वेश्चंस कर दे। तो सेफ्टी के लिए जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग वीडियो को पॉज करके नोट करना तो सारा नोट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। समन्वय के तत्व है, आपको बताना है कि समन्वय के तत्व है। पहला है सामूहिक प्रयास, ऑप्शन बी है कार्यों में एकता, और ऑप्शन डी है समान उद्देश्य, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के तत्व पूछा है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक समूह में जो लोग हैं कार्य को एक रूप में यानी एकता के साथ एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। तो समन्वय का जो अर्थ है वो हम लोग देखा, तो समन्वय का जो तत्व है वो आपका हो जाएगा सामूहिक प्रयास, ऑप्शन बी कार्यों में एकता, ऑप्शन सी समान उद्देश्य, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी। समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन यानी एक
जो भी एक संगठन है उसमें समन्वय यानी एक उद्देश्य को प्राप्ति के लिए एक दिशा में यानी एक कार्य को करना, यानी एक दिशा में एक कार्य को करना, यानी जो उद्देश्य है उसे प्राप्ति के लिए जितनी भी समूह में लोग हैं वो उसकी प्राप्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं, उसे समन्वय कहते हैं। जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो यहाँ पे समझेंगे, आपके संगठन में क्या है, लोग हैं और इनके समन्वय नहीं होगा तो कार्य एवं समान जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं है। समान समन्वय का मतलब हुआ कि जो एक उद्देश्य है, मान लेते हैं कि यहाँ की जो कार्य है यहाँ पे जाना है इस चीज को लेकर, तो सभी लोग के बीच एक समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि इस चीज को यहाँ पे पहुंचाना है। ना कि एक आदमी नीचे की ओर ढकेल के ले जाएंगे, एक आदमी ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो इसे समन्वय नहीं कहते हैं। चलिए आसान क्वेश्चन से और आगे वाली क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे, व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित है। आप लोग को बताना है कि जो आपका व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका आर्थिक व्यवसाय, आर्थिक नीतियां, आर्थिक ये सभी। तो व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में जो सम्मिलित है वह है आर्थिक अवस्था यानी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीति और दशाएं। व्यवस्था, नीति एवं दशाएं ये व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित है। आपको बताना है कि जो मैनेजमेंट कौशल में सम्मिलित है। ऑप्शन ए तकनीकी कौशल, ऑप्शन बी नैदानिक कौशल, ऑप्शन सी राजनैतिक कौशल और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि प्रबंधकीय कौशल में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रबंधकीय कौशल में जो आपको सम्मिलित होंगे, तकनीकी कौशल सम्मिलित होंगे, नैदानिक कौशल, राजनैतिक कौशल और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित होते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तकनीक भी, नैदानिक और राजनैतिक सारी चीजों प्रबंध के अंतर्गत मैनेजमेंट किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम लोग चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, में उप इकाइयों के कार्य को एक सतत पैटर्न से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को कहते हैं। आपको बताना है कि कोई भी संगठन में एक उप इकाई है। क्या है? उप इकाई के कार्य को एक सतत यानी कंटिन्यू वे में सतत पैटर्न में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विभागीयकरण, ऑप्शन बी समन्वय, ऑप्शन सी नियंत्रण और ऑप्शन सी औपचारिक प्राधिकारी। औपचारिक प्राधिकारी डी ऑप्शन। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जैसा कि हमने अभी बताया था कि एक कार्य को या जो स्टाफ है उसे एक रूप में यानी संगठन समन्वय करके चलना होता है। तो इसमें वही बोला गया किसी संगठन के जो उप इकाई है, मान लीजिए कि 3 व्यक्ति को एक इकाई था तो ये क्या हो जाएगा, उस संगठन का उप इकाई हो जाएगा। एक कार्य को सतत पैटर्न में यानी एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सतत पैटर्न में जोड़ने के लिए उपयोग में किए जाने वाले तंत्र को हम लोग क्या कहेंगे, तंत्र के समूह को क्या कहते हैं, वह समन्वय कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, हेनरी फ्योल के बारे में फिर से आ गया है। तो हेनरी फ्योल क्या है, प्रबंधक के जनक हैं। हेनरी फ्योल जो है वह प्रबंधक के जनक माने जाते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा। आपको बताना है कि जो हेनरी फ्योल है जो मैनेजमेंट के जनक माने जाते हैं, वो प्रशासनिक गतिविधि जो एक्टिविटी है उसे कितने भाग में बांटा। ऑप्शन ए है 2 समूह में, ऑप्शन बी है 4 समूह, ऑप्शन सी है 6 समूह और ऑप्शन डी है 8 समूह। तो इसका सही आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी इज द राइट आंसर है, 6 समूह में बांटा गया था। हेनरी फोन ने प्रशासनिक गतिविधियों को 6 समूह में बांटा गया था। वो कौन कौन है, वह तकनीकी क्रियाएं, तकनीकी क्रियाएं, व्यापारिक क्रियाएं, व्यापारिक क्रियाएं, थर्ड नंबर का है वित्तीय क्रियाएं
वित्तीय क्रियाएं, और फोर्थ नंबर का है आपका सुरक्षा क्रियाएं। फोर्थ नंबर का क्या, और फिफ्थ नंबर का जो समूह है वह है लेखाक्रम, लेखा। और सिक्स नंबर का जो आपका है वह प्रबंधकीय, प्रबंधकीय क्रियाएं हैं। ये आपकी 6 समूह में बांटा गया था। प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं उसे 6 समूह में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि लागत के तत्व, लागत के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कॉस्ट के जो एलिमेंट है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है सामग्री, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन सी है व्यय, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आप लोग बताएंगे कि जो लागत के तत्व है वो क्या होंगे। तो लागत का तत्व यानी किसी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि किसी वस्तु के आवश्यक घटक या अंगों को तत्व कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसकी आवश्यक जो घटक या तत्व होंगे, सॉरी आवश्यक घटक या अंग जो है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो लागत के लिए जो तत्व होंगे वो सामग्री हो जाएंगे, श्रम हो जाएंगे, व्यय हो जाएंगे। ये तीनों लागत के तत्व हो जाएंगे क्योंकि ये नेसेसरी चीज है, आवश्यक घटक है, आवश्यक अंग है लागत के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो लागत के तत्व को हम लोग देख लिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं सूचना संबंध प्रतिवेदन एक हिस्सा होता है। आपको बताना है कि जो प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत क्या है, नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन एक हिस्सा होते हैं। ऑप्शन ए है वित्तीय प्रतिवेदन का, ऑप्शन बी है परिचालन प्रतिवेदन का, ऑप्शन सी है वित्तीय एवं परिचालन दोनों प्रतिवेदन का, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि जो प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली है इसके अंतर्गत क्या है, नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन एक हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर पहले हम बता देंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि परिचालन प्रतिवेदन का एक हिस्सा होता है। नियंत्रण एवं सूचना संबंधी जो प्रतिवेदन है वह परिचालन प्रतिवेदन का एक हिस्सा होता है। प्रबंधन द्वारा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रबंधन द्वारा व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों की सूचना एवं नियंत्रण के लिए जो परिचालन प्रतिवेदन तैयारी की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि परिचालन प्रतिवेदन तैयार किसके लिए किया जाता है, जो प्रबंधन के द्वारा, यानी जो प्रबंधक हैं प्रबंधन के द्वारा व्यवसाय में जितने भी सारे लोग हैं, आपके जितने भी सारे लोग हैं, ये व्यवसाय में आपके लोग हैं, तो इनके द्वारा जो सूचना एवं नियंत्रण होता है उसके लिए एक पट यानी एक आलेख तैयार की जाती है। पट कहिए, एक सूचना पट्टी सूची तैयार की जाती है। वह किसके अंतर्गत आता है, परिचालन प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। या तो ये आसान भाषा में समझे कि डेली आर्थिक क्रियाएं होती है उसकी सूचना एवं जो नियंत्रण करते हैं उसके लिए एक क्या कहते हैं पेपर या जो सूचना पट होते हैं या प्रतिवेदन उसे कह सकते हैं हम लोग कि एक आर्थिक क्रियाएं डेली की जो एक्टिविटी है उसको जहां पे नोट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, परिचालन प्रतिवेदन कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि नए सरदार के प्रवेश पर भवन के मूल्यों में हुई वृद्धि, वृद्धि किस विधि, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, नए सरदार के प्रवेश पे भवन के मूल में हुई किसी वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। आप लोग को बताना है कि न्यू पार्टनर जब एडमिट हो रहे हैं और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गया है तो इसे हम लोग क्रेडिट कहाँ पे करेंगे। ऑप्शन ए है भवन खाते में, बिल्डिंग अकाउंट में, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन सी है पुनर्मूल्यांकन खाते में यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ऑप्शन सी है सरदारों की पूंजी खाते में यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आसान क्वेश्चन है अकाउंट से, ये क्वेश्चन आपके हैं कि न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये आपके न्यू पार्टनर्स मुस्कुराते हुए फर्म में एडमिट हो रहे हैं जब रिवैल्यूएशन होगा। ये फर्म की एक बिल्डिंग थी, इसकी वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गई है। तो इंक्रीज होगा तो क्या एंट्री करते हैं, देखिएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग
डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब यहाँ पे यही पूछा गया था कि क्रेडिट कहाँ पे करेंगे, तो क्रेडिट किसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो हिंदी में से पूर्ण मूल्यांकन खाता कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका एंट्री था कि रिवैल्यूएशन के टाइम में बिल्डिंग का अमाउंट जब इंक्रीज होगा, जब बिल्डिंग का अमाउंट इंक्रीज होगा तो बिल्डिंग को डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य। आपको बताना है कि लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है संगठन के लाभ को अधिकतम करना। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, मुख्य उद्देश्य को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी है वस्तु एवं सेवाओं के विक्रय मूल्य को निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर सी है निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंध को सूचित सूचनाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी है निर्मित माल को रहती यानी स्टॉक के मूल्यांकन में सहायता करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे के लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य जो है वह है ऑप्शन के हिसाब से सी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा कि निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंध को सूचनाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप अपना सजेशन जरूर कमेंट में डाला करें, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, एक सेकंड वेट करेंगे। ये है, ये भी अकाउंट से क्वेश्चन है। एक शेयर्स की बात की गई है, यहाँ पर ऐड कर लेंगे एक शेयर। यहाँ सॉरी क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे पहले। एक 10 रुपये वाले अंश, क्या है, एक 10 रुपये वाले अंश जिस पे 8 रुपये की याचना की गई। याचना मतलब कॉल अप की गई, कॉल्ड अप की गई है, क्या है, कॉल्ड अप की गई है। और 6 रुपये का भुगतान हो गया, यानी पेड अप हो गया 6 रुपये का। उस यदि उसका आहरण किया जाता है, क्या उसका आहरण फॉर फीचर, शेयर का फॉर फीचर किया जाता है, तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। आप लोग को बताना है कि इंग्लिश आसान भाषा में पहले समझ लेंगे, हिंदी इंग्लिश को छोड़ेंगे। एक शेयर्स है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। कॉल्ड अप आपको 8 रुपया कर लिया गया था, ध्यान दीजिएगा, कॉल्ड अप 8 रुपया कर लिया गया था, लेकिन पेड अप अभी तक 6 रुपया तक ही हुआ था। जो शेयर्स होल्डर थे वो 6 रुपये पेड किए थे, उनसे मांगा 8 रुपया गया था। अब वो 2 रुपये पे नहीं किए थे तो उनका शेयर्स को क्या कर लिया गया है, फॉरफीच कर लिया गया है। तो अब आपको बताना है कि जो कैपिटल शेयर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसे डेबिट कितनी अमाउंट से करेंगे। 10 रुपये से डेबिट करेंगे या 8 रुपये से करेंगे या 6 रुपये से करेंगे या 4 रुपया से करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 रुपया का शेयर था, 8 रुपया कॉल्ड अप किया गया है और 6 रुपया पेड अप किया गया। तो फॉर फीचर अमाउंट में, फॉर फीचर अकाउंट में ये 6 रुपया जाएगा। और शेयर कैपिटल अकाउंट को जो डेबिट करेंगे वो 8 रुपया से करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना कॉल्ड अप हो गया है वो अमाउंट शेयर्स अकाउंट में, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा था। अब हम लोग जब्त कर रहे हैं, तो जो ट्रांसफर हो गया उसे हम लोग क्रेडिट किए थे, पहले शेयर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो अभी से हम लोग डेबिट कर रहे हैं। फॉरफीच करेंगे तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो कितना अमाउंट से करेंगे, जो कॉल्ड अप अमाउंट 8 रुपया है, 8 रुपया से हम लोग करेंगे। तो इसका सही आंसर बी द राइट आंसर हो जाएगा 8 रुपीज। आसान से समझ गए होंगे, क्वेश्चंस में कोई जान नहीं थी। फॉर फीचर्स में ध्यान रखिएगा, फॉर फीचर्स अमाउंट पूछेगा तो जो पेड अप है उतना जब्त कर लेते हैं। शेयर्स कैपिटल का बात पूछ दिया कि डेबिट कितना से करेंगे, तो आप बताएंगे कि जो कॉल्ड किया गया था, ये नहीं, फेस वैल्यू से हम लोग डेबिट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो कॉल किया गया, कॉल्ड अप जो अमाउंट रहेगा उसे हम लोग डेबिट करते हैं। और ट्रांसफर की बात रहेगा तो री इशू करेंगे, तो ट्रांसफर वो आगे की बात है, इस क्वेश्चन में है नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। लीफो विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त होता है जब कीमतें, आपको बताना है कि लीफो की बात कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का पूर्व फल हम ध्यान, लास्ट इन फर्स्ट
आउट क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर, लीफो विधि। तो ऑप्शन ए है गिर, कीमत क्या होगी, गिर रही हो, जब कीमत कम हो रही हो। ऑप्शन बी है बढ़ रही हो। ऑप्शन सी है स्थिर हो, उपयुक्त में से सभी परिस्थितियों में। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो लास्ट में आएगा। मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट 1 2 3 यानी 2000, ये आया था 18 में, 2018 में, और ये 21 में प्रोडक्ट आया। तो यहाँ पे लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है, लास्ट में ये आया है उसे पहले देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कीमत बढ़ेगी तो हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट को अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने माल बढ़ी हुई कीमत पे किने हैं। इसका मूल मान लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट था उसका 20 रुपया है, ये 18 रुपया है। अब ये 20 रुपये किने, तो पहले हम इसे ही बेच लेंगे, क्योंकि इसे हम रखते हैं। और आपका दाम आगे भविष्य में 2022 में कम गया तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट में जब कीमतें बढ़ रही है तब हम उसका यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लीफो में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और एक आपको है फीफो, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये आपका है, जो फर्स्ट में आएगा वो लास्ट में जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए गलती लिख दिया हम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा यहाँ पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट में आया वो पहले जाएगा, जो पहले आया पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो फर्स्ट में जाएगा। यहाँ पे दीजिएगा, ये है एफ से फर्स्ट, एल से लास्ट, यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट, जो लास्ट में उसे पहले हम लोग भेजते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर बी था 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे, और आसान क्वेश्चन है, आप सभी का कमेंट आना चाहिए क्वेश्चन पे। एक समान साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको बनाना है, पार्टनरशिप की बात पूछी गई है कि पार्टनरशिप फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, ए 10 और सी 30 और डी 40। इसका सही आंसर बी हो जाएगा 20। सबसे पहले हम देख लेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, वह 1932 पार्टनर्स के लिमिटेशन पे कोई बात नहीं करती है। कम जो है 1956 जो है वो आपको कहता है, कंपनी एक्ट 2013 भी चल रहा, वो आपको कहते हैं कि बैंकिंग कंपनियां बैंकिंग कार्य के लिए यदि आपने पार्टनरशिप किए हैं तो अधिकतम मेंबर की संख्या 10 होंगी। बैंकिंग गैर बैंकिंग कार्य के लिए यानी आपने पार्टनरशिप बनाया तो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। क्या, 20 होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन का सही आंसर 15 का 20 होगा। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे गैर बैंकिंग की बात कहाँ लिखी हुई है, तो जनरली जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैक्सिमम मैंने 99% आपको 20 ही आंसर मिलते हैं, क्योंकि कुछ ना कहा गया हो तो जो जनरल चीजें हैं वो उसे ही लेके हम लोग चलते हैं। तो आज के लिए सेशन हम लोग यहीं पे रखेंगे। कोई भी आपकी क्वारी हो तो कमेंट करके पूछेंगे, हम आपका जवाब देंगे। आपकी डिमांड के अनुसार से डिटेल जो आप क्लास चाहेंगे अकाउंट का, वो हम आपको यूट्यूब पे भी फ्री क्लास ला सकते हैं। अभी तो एप्लीकेशन पे ही क्लास चल रही है, और कोई परेशानी आप सभी को हो तो कमेंट करके पूछेंगे। ये जो क्लास है वो समझ गए होंगे कि कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। जो टीचर या टीजीटी पीजीटी स्टेट या एमपी में जो माध्यमिक लेवल की आपकी तैयारी है वो स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं। +2 तक के स्टूडेंट कवर कर सकते हैं। +2 के जो टीचर बनना है, या नेट के लिए तो हम नहीं कर सकते हैं, उतना कारगर आपको होगा, लेकिन बेनिफिशियल जरूर हो सकता है ये आपकी क्लास। चलिए आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप सभी ध्यान रखेंगे अपने आप को, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।